हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने ड्राइव की थी। ओके, लीनियरिटी और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जिसे कहते हैं। ओके, इन थ्योरम्स को आप इस तरह से वो ध्यान रखें। यूजुअली ज़्यादातर जगह हमें जहाँ इन्हें एम्प्लॉय करना पड़ता है वो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो आप इन्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रूफ समझ सकते हैं कि हमने इसे प्रूव किया, ये नया रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। पर आप इसे इन्वर्स में भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास ये फॉर्म में फंक्शन है तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। ये ए का फैक्टर आप यहाँ ला सकते हैं। ओके, एंड ऑल दोज थिंग्स बट दिस। तो एक साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के हमारे प्रूफ्स कंस्टिट्यूट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। ओके, गिवन कि आपको कोई फंक्शन है एफ, कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है। आगे से ये चीज़ इंप्लाइड होगी ऑलमोस्ट। कहीं पे अगर कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज हर बार अगर मैं ना भी लिखूं कि कैपिटल एफ हमारा स्टार्टिंग फंक्शन है टी स्पेस में और स्मॉल एफ उसी का करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है एस स्पेस में। ओके दिस। तो अगर ये सिचुएशन होल्ड करती है तो अगर आप जो स्टार्टिंग फंक्शन है टी स्पेस में उसके आर्ग्यूमेंट को टी के बजाय अगर ए टी कर दें, ओके, तो अब इस नए फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये इस फॉर्म का होता है 1/a, जो आपने यहाँ जिसे हम स्केल फैक्टर कहते हैं। कितने टाइम्स आपने अपने वेरिएबल t को स्केल कर दिया है। ओके, 1/a का फैक्टर। और ये जो फंक्शन है वही फंक्शन आपको मिलता है बट नॉट एज अ फंक्शन ऑफ s बट एज अ फंक्शन ऑफ s/a। माना यहाँ फॉर एग्जाम्पल किसी केस में अगर ये cos s मिल रहा था तो अब ये फैक्टर जो है cos ऑफ s/a की फॉर्म में मिलेगा, नॉट ऑफ cos s। ओके, cos s/a, और ये 1/a का फैक्टर तो हो गई। तो ये चेंज ऑफ स्केल इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। ओके दिस। प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ ऑलमोस्ट हमेशा आपका डेफिनेशन से स्टार्ट करेगा, एक आध केसेस को छोड़ के। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप इस फंक्शन पे अप्लाई कीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ए टी, तो ये होगा e⁻ से मल्टीप्लाई किया, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया एफ ए टी से मल्टीप्लाई करके। अब सब्स्टिट्यूट ए टी इक्वल टू एक्स फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो डी टी की जगह ये आ जाएगा। लेकिन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए पॉजिटिव है। ए अगर नेगेटिव है तो आप करस्पॉन्डिंगली उसमें चेंज देख लीजिए किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, बट ए यूजुअली हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा। तो ए अगर पॉजिटिव है तो जब x 0 है, सॉरी t 0 है तब x 0 है, और t जब इन्फिनिटी है x इन्फिनिटी। तो x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उससे इंटीग्रेशन के लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 0 to x, लेकिन ये t की जगह आपने x/a जब रखेंगे, ओके, तो यहाँ जो वेरिएबल है वो एस x/a हो चुका है। ओके, इंटू एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, और डी टी की जगह dx/a। कॉन्स्टेंट 1/a आपने बाहर ले लिया, बाकी चीज़ ये बची। अभी ये अगर आप देखें ये फिर से फूरियर ट्रांसफॉर्म का ही एक्सप्रेशन है। एफ टी के बजाय एफ एक्स है, लेकिन टी तो वैसे भी हमारा इस एक्सप्रेशन में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन में डमी वेरिएबल होता है। टी के ऊपर तो इंटीग्रेशन हो जाता है, उसे टी लिखें एक्स लिखें कुछ भी लिखें आप, यहाँ अगेन इसको सब जगह एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके दिस। तो आप किसी कैपिटल एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे s की जगह आपके पास s माइनस है। s भी एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है। s तो s कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली, s लेकिन इस इंटीग्रेशन के पर्पज़ के लिए कांस्टेंट है, मेरा ये सेंस है। ओके, अदरवाइज s तो आपका वो s स्पेस में एक वेरिएबल है, बट इस इंटीग्रेशन जो कि x के ऊपर, या आप इसे t भी सोच सकते हैं, ओके, उसके ऊपर जो इंटीग्रेशन है उसके लिए तो ये s और a दोनों कांस्टेंट है। ओके, s तो आपके ओरिजिनल डेफिनेशन से आया है। ओके, और a जो है वो आपके इस स्केल फैक्टर ने प्रोवाइड किया है। तो इसको अगर आप लिखें तो अगेन आप लिखेंगे, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वन फैक्टर ऑफ 1/a, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है स्मॉल एफ, लेकिन फंक्शन किसका बनेगा, वो एस का नहीं बनेगा, s/a का। ओके, सो दिस इज़ द प्रूफ। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसे बार बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिपिक्ट करने की कोशिश की है चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, आप कन्फ्यूज़ ना करें। माना ये फंक्शन है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं साइन एक्स, आप इस सब चीज़ को भूल जाएं। चेंज ऑफ स्केल एक ऐसा नोशन है, आपको फंक्शंस के साथ इन जनरल पता होना चाहिए। माना मैं इन पर्टिकुलर साइन एक्स की बात करूँ, साइन एक्स का फंक्शंस लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, 0 पे 0 होता है, π/2 पे मैक्सिमम, फिर पाई पे 0, फिर 2π पे फिर से 0, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल एंड सो ऑन। इसके बजाय अगर आपको कोई ए टाइम्स साइन एक्स प्लॉट करने को कहे, ए 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन हो, तो इसका फ़र्क जो होता है इस ए का, ये चेंज ऑफ स्केल नहीं है। ओके, ये बेसिकली क्या है, आपने पूरे फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो इससे होगा क्या, माना ये फैक्टर 2 के बराबर है, तो जहाँ इस फंक्शन की जहाँ पे जितनी वैल्यू थी उसी लोकेशन पे अब वैल्यू उसकी ट्वाइस हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे 0 का दुगना 0 ही होता है। इस पॉइंट पे वैल्यू माना 1 थी, तो अब इस पॉइंट पे वैल्यू 2 हो जाएगी उसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, 0। मतलब फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फंक्शन का एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो रहा है। ये चेंज ऑफ स्केल नहीं है, दिस इज़ नॉट चेंज ऑफ स्केल।
चेंज ऑफ स्केल का ये मतलब है, जिस सेंस में हमने यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल कहा है, फंक्शन जिस चीज़ का था, यहाँ टी है, यहाँ मैं एक्स के टर्म में बात कर रहा हूँ, ये एक्स का फंक्शन है। अब माना मैं इस फंक्शन को प्लॉट करता हूँ साइन 2x को, साइन ए एक्स की जगह ये, तो ये फंक्शन अगर आप प्लॉट करें तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम कहें इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ट्वाइस है। माना ये इस पॉइंट तक आते आते, चाहे ये वाला फंक्शन हो चाहे ये वाला फंक्शन हो, एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग हैं पर इनकी एक हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, लेकिन इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ट्वाइस है। साइन फंक्शन के लिए मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर सकता हूँ, तो ये इतने ही रीजन में एक्चुअली अपनी 2 हाफ साइकिल्स कंप्लीट कर देता है, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली, एंड सो ऑन। तो चेंज ऑफ स्केल हमारे लिए सेंस ही है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है, माना इस फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता था और वैसे वो हमें पता भी है। ओके, नॉट फुरियर, लप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आप इस वाले का भी इसके एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको केवल इसका वो है, इसीलिए हमें कुछ फंडामेंटल लप्लास ट्रांसफॉर्म ही याद रखने होते हैं, उसके जो मल्टीपल्स हैं, चेंज ऑफ स्केल है या बाकी है, उसको हम इन प्रॉपर्टीज़ से फिर निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द चेंज ऑफ स्केल। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले थोड़ा शिफ्ट के नोशन को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं। शिफ्ट हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में भी आया था। ओके, शिफ्ट का जो हमारा सेंस है, वो शिफ्ट का आपको मैथमेटिकली आप कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, ओके, शिफ्टिंग द ओरिजिन। और फिजिक्स में तो आप इसे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, आपने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसलेट कर दिया। ओके, या इसके और सेंस भी हो सकते हैं, टाइम डिले, मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा, या फेज शिफ्ट, ये सारे सेंस हो सकते हैं फिजिसिस्ट के लिए, और ये सेंस भी चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, दिस माना कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स, यहाँ पे मैं अभी, आप टी और एस में मत सोचिए, टी स्पेस में बात कर रहे हैं कि एस स्पेस में। इनफैक्ट आगे हम देखेंगे हमारा शिफ्ट टी स्पेस में भी आएगा कभी कभी, और कभी कभी शिफ्ट एस स्पेस में भी आएगा। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को देखें, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये है, ये अगर आप ओरिजिनल फंक्शन को e⁻80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एस स्पेस में शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट, तो ये, लेकिन टी स्पेस में भी शिफ्ट हो सकता है। तो जनरल में बात कर रहा हूँ अभी शिफ्ट की, शिफ्ट का सेंस क्या होता है। माना एफ फंक्शन ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू ऐसी है, अच्छा मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, x लेस देन 0 में इसकी वैल्यू है वैसे, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, डोंट केयर। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जानते हैं, अगर आप किसी, माना इस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, नॉर्मली मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिन फंक्शन का निकालते हैं उनको कैपिटल लिखता हूँ, पर यहाँ पे जस्ट मैंने इसे, माना इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो 0 से इन्फिनिटी तक के फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उस इंटीग्रल में केवल वो आता है। तो इसीलिए इस फंक्शन का बिहेवियर x लेस देन 0 में कैसा भी हो, उससे मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आप उसको ऐसे सोच सकते हैं, इसका फंक्शन इससे पहले 0 ही है, हो सकता है 0 ना हो, लेकिन हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ उसका कैसा भी बिहेवियर हो, x = 0 से पीछे वो। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसे अभी ऐसे दिखा दिया, वैसे तो डोंट केयर है, लेकिन मैंने ऐसे दिखा दिया, अच्छा इस रीजन में 0 है और x = 0 से आगे माना इस फंक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है सम बिहेवियर। अब आप इसके बजाय अगर एक स्लाइटली डिफरेंट फंक्शन लिखें, f(x - a), ये इस फंक्शन से डिफरेंट है, दिस इज़ f(x), माना f(x) का ग्राफ ऐसा होता है। मैं इस रीजन में इसके बिहेवियर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पॉजिटिव रीजन में इसके रीजन में बिहेवियर में इंटरेस्टेड हूँ, माना वो ऐसा है। अब आप f(x - a) को देखें, होपफुली यू नो दिस, बट से मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से इसे डील करता हूँ। माना a की जगह आप 2 सोचें, इस a को हम बोलते हैं शिफ्ट, हमने अपने फंक्शन को कितना शिफ्ट किया है। क्यों कहते हैं इसे शिफ्ट, अभी समझ जाएंगे। a की जगह 2 रखें, तो बेसिकली आप जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो f(x - 2), चेक करने के लिए या समझने के लिए x को 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करके देख लो। माना x की जगह आप 2 रखते हैं इसमें, कि हमारा फंक्शन, ये जो नया फंक्शन है f(x - a), और जब a की जगह 2 है तो ये फंक्शन खुद x = 2 पे कितना है, तो x की जगह आप 2 रखें तो ये बनता है f0। f0 मतलब f0, ये वाला फंक्शन x = 0 वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे x = 2 पे इस फंक्शन की, इस नए फंक्शन की उतनी ही वैल्यू है जितनी ओरिजिनल फंक्शन की f0 पे थी। ओके, अच्छा एक और पॉइंट पे देखते हैं, x = 3, x = 3, x एक्सिस पे 1 2 3 ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे इस नए फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 3 - 2, f1 ये ओरिजिनल फंक्शन इस वाले पॉइंट पे जितना था 1 पे, जितना ये 0 पे था उतना ये 2 पे है, जितना ये 1 पे था उतना ये 3 पे था, जितना ये x पे है इन जनरल उतना ये x + a पे है। अगर आप और जनरल मैथमेटिकली देखना चाहें, इस केस में ही देख लो, अगर आप x की जगह x + a रखें, x की जगह x + a, तो a और a कैंसिल होता है, +a और -a, और f(x) मतलब ये फंक्शन इसी की वैल्यूज़ को रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन x वाले पॉइंट पे नहीं, x + a वाले पॉइंट पे। ओके, तो यही सेंस है शिफ्ट का। अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करें, यहाँ 0 और उसके बाद ये माना इसकी शेप ऐसी थी, ओके, तो ये वाला फंक्शन जो है
आप ऐसे सोचिए, इस पूरे ग्राफ को आपने खींच के ए यूनिट्स आगे सरका दिया है, शिफ्ट कर दिया है, तो ये इस और इस फंक्शन में ये रिलेशन होता है। अगर ए नेगेटिव होता तो शिफ्ट पीछे की ओर हो जाता, पर हमारे लिए शिफ्ट आगे की ओर ही होगा ज़्यादातर, ओके, पीछे भी हो सकता है वैसे, बट दिस, तो ये रेड शेडेड रीजन मैंने इस तरह से रखा है। अगर ये फंक्शन इस रीजन में माना जीरो था, डोंट केयर या जीरो था, तो अब ये पॉइंट टू तो इसलिए बना क्योंकि मैंने A2 लिया है। जनरली अगर ये पॉइंट x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, x इक्वल टू ए से पीछे वाले रीजन में हमें इस फंक्शन की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं होगा। हमारा इंटरेस्ट केवल होगा x इक्वल टू ए वाला जो पॉइंट है, जैसे इस एग्जाम्पल में 2 है, उससे आगे उस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ओके, इस चीज़ को आगे अब थोड़ा और क्लियर करूँगा अभी मैं यूजिंग द हीवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो बेसिकली शिफ्ट जिसे हम कह रहे हैं, और मैथमेटिकली शिफ्ट केवल ये होता है f(x) की जगह f(x माइनस ए), पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है उसको x माइनस ए से रिप्लेस कर दो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप, मैं बहुत क्वालिटेटिवली कहूँ, इस फंक्शन का जो फिगर है वो a यूनिट्स आगे सरका दो। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे ही रहने दो, उस ग्राफ को a यूनिट्स पूरा का पूरा आगे सरका दो, तो दिस द होल फिगर इज शिफ्टेड बाई a अलॉन्ग दी x एक्सिस। वैसे मैथमेटिक्स में तो आप y शिफ्ट की बात भी करते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बस अच्छा, तो या ओरिजिन के टर्म में बात करें, ये ओरिजिन नहीं लिखना चाहिए था मुझे, लेट मी स्ट्राइक ऑफ दिस लाइन, यहाँ पे मेरा सेंस कुछ और था लेकिन वो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेट्स लीव दिस। अच्छा, अब जो पॉइंट हमारे लिए, ये तो मैंने जनरल बात की है, किसी भी फंक्शंस के लिए आप बात कर सकते हैं, f(x) की जगह f(x माइनस ए). तो हमारे पास आप देखेंगे आगे, हमारे पास शिफ्ट t स्पेस में भी आएगा और s स्पेस में भी आएगा। जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसमें हमारा शिफ्ट आता है s स्पेस में, f(s) की जगह f(s माइनस ए), फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर आप इनिशियल फंक्शन जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं उसको e⁻at से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें तो s स्पेस में f(s) की जगह आपको f(s माइनस ए) मिलता है। तो ये सिचुएशन उस समय आपकी s स्पेस में अप्लाई हो रही है। s स्पेस में पहले जो भी था आपका ट्रांसफॉर्म, वो अब कुछ ऐसा हो चुका है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम ये मैंने यहाँ पे जस्ट वो किया है, ये रिजल्ट था, ठीक है। एस स्पेस में शिफ्टिंग है, टी स्पेस में शिफ्टिंग नहीं है, टी स्पेस में आपने एक्सपोनेंशियल फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है एक्स्ट्रा। ओके, दिस। तो फिगर में अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहानी कहती है। अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माना ऐसा है, ये एफ टी और ये उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म माना, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं इन्फिनिटी होते होते उसे डीके करना चाहिए, तो माना ये ब्लू कर्व इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा है। तो अगर आप एफ टी के साथ e⁻at मल्टीप्लाई करके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते, इस एरो का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते, तो ये भी यही वाला कर्व बनता, बट ये a यूनिट्स आगे खिसक जाता। ये माना ये पॉइंट x इक्वल टू ए है, ये कर्व पहले आप सोचिए बिल्कुल x इक्वल टू 0 वाली लाइन से शुरू हो रहा है, तो कर्व वैसे ही रखा मैंने और इसको पूरे फिगर को आगे सरका दिया। द होल फिगर इज शिफ्टेड बाय a इन द s स्पेस। लेकिन ये शिफ्टिंग कहाँ हुई है, s स्पेस में हुई है। ओके, बल्कि मुझे इसे x नहीं लिखना चाहिए था, s इस समय s स्पेस में है, ठीक है, बाई ए इन एस स्पेस। ऐसा कब होता है, ये थ्योरम क्या कह रही है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कह रही है कि होल फंक्शन इज शिफ्टेड बाय ए इन द स्पेस इफ द ओरिजिनल फंक्शन इज इन द टी स्पेसिस हैज़ एन एक्स्ट्रा e⁻at। अगर इस फैक्टर में इसके बजाय एक्स्ट्रा e⁻at है तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका और इसका क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन ए यूनिट्स क्या हो रखा है, शिफ्ट। तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जिसको हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, अब एक और नोशन थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, ये यूजफुल हो सकता है बहुत जगह, समथिंग कॉल्ड द हीवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। कई बार सिंपली हीवीसाइड स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ केवल जस्ट कि माना कैपिटल H फंक्शन ऑफ x एक फंक्शन है जो हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। जब x लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव रीजन जिसे हम कहते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन की वैल्यू सब जगह 0 है, और जैसे ही x पॉजिटिव होता है, 0 को एक्सीड करता है, तो ये वैल्यू 0 से एकदम 1 पे शिफ्ट कर जाता है। ओके, हीवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका नाम देखिए, हीवीसाइड तो साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट जंप कितनी हो रही है, 1 यूनिट के बराबर है। अगर इसी के बजाय माना ये फंक्शन हम 2 डिफाइन करते तो इस यहाँ पे जंप 2 यूनिट्स की होती, लेकिन यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, यूनिट और स्टेप, अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करें नेगेटिव x में, ये x के रेस्पेक्ट में आप प्लॉट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 है, नेगेटिव x रीजन में सब जगह ये फंक्शन 0 है, और अचानक जैसे ही आप 0 को क्रॉस करते हैं, पॉजिटिव रीजन में आते हैं, अचानक से फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है और उसके बाद 1 ही रहती है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ये स्टेप बन रहा है, सीढ़ी जैसी बन रही है, यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, इस पॉइंट पे एक्चुअली ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इस पॉइंट पे एक तरफ इसकी वैल्यू 0 है और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं करती है, यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ओके, बट ये बहुत यूजफुल एक नोशन है, ठीक है, समथिंग कॉल्ड द हीवीसाइड स्टेप फंक्शन। ओके, दिस। अच्छा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और बाद में आप लोग कभी डिराक डेल्टा फंक्शन जब पढ़ेंगे, ओके,
तो बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव होता है वो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। अगर आप क्वालिटेटिवली भी इसका डेरिवेटिव निकालें, इस सब जगह ये फंक्शन जीरो है, कांस्टेंट है, लेकिन जीरो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह वैल्यू कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो इस फंक्शन का अगर आप नेगेटिव रीजन में डिफरेंशिएशन निकालें, सब जगह जीरो बनेगा। फिर पॉजिटिव रीजन में ये फंक्शन जंप लेने के बाद फिर से ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, तो पॉजिटिव रीजन में भी हर जगह इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो बनेगा। तो यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन जीरो, यहाँ भी डिफरेंशिएशन जीरो। लेकिन x इक्वल टू जीरो पे अगर आप देखें एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, इसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी है। अगर आप सीधे स्लोप के टर्म में देखें, इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन के अगर आप डेरिवेटिव का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा आएगा, डेरिवेटिव का ग्राफ कह रहा हूँ, यहाँ 0 0 0 0 0 और अचानक इस पॉइंट पे इनफाइनाइट वैल्यू और फिर से 0 0 0 0। उसी को हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट लेटर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इस फंक्शन को बाद में आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, हेविसाइड स्टेप फंक्शन को। माना एक जनरलाइजेशन तो हम इसका करेंगे, ये फंक्शन तो ऐसा था जिसका स्टेप x इक्वल टू 0 पे था, लेकिन माना स्टेप यहाँ पे हो x इक्वल टू 7 पे हो, माना, या x इक्वल टू -5 पे हो, मतलब उस पॉइंट से पीछे x इक्वल टू -5 से पीछे फंक्शन 0 है और x इक्वल टू -5 के बाद 1 है, या x इक्वल टू 20 तक फंक्शन 0 है और x इक्वल टू 20 के बाद कितना 1। तो ये जो स्टेप की पोजीशन है, इस समय स्टेप x इक्वल टू 0 पे है, लेकिन स्टेप की पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं और स्टेप के साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टेप के साइज़ को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माना आप स्टेप का साइज़ 3 बनाना चाहते हैं, तो आप इस फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 1 का 3 हो जाएगा। तो कितनी बड़ी जंप आप फंक्शन में लाना चाहते हैं, कितनी बड़ी डिसकंटिन्यूटी लाना चाहते हैं, वो यहाँ सिंपली एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, खुद ये स्टेप की लोकेशन कहाँ पे है। स्टेप की लोकेशन अगर आप देखें, उसको हम ऐसे लिखते हैं h(x - a)। आप इसे डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, अभी इसे डेफिनेशन समझिए। ये फंक्शन हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, इसको डेफिनेशन लगभग उसी तरीके की है। एक तरफ ये 0 होता है, दूसरी तरफ 1, लेकिन ये नेगेटिव रीजन में 0 था और पॉजिटिव रीजन में 1 है। ये इसमें आर्गूमेंट a भी आ रहा है ना, x के साथ a, तो इसके साथ कंडीशन ये है, x जब a से कम है तो 0 है, और x जब a से, आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, इसको और इसको एक ही चीज़ समझिए। अब आप, ये एक्चुअली था h(x - 0), x में से जितना सब्ट्रैक्ट किया है, ये नंबर इसके जंप की लोकेशन होती है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है, ये स्टेप की लोकेशन होती है। इन जनरल ये फंक्शन ये है, आप ये सोचिए, ये जनरल है, ये इसका स्पेशल केस है, जंप को आप x इक्वल टू 0 पे ले आए। तो अगर जंप आप x इक्वल टू a पे चाहते हैं, तो हेविसाइड स्टेप फंक्शन जो आपको यूज़ करना पड़ेगा वो ये वाला है। ओके, यस। लेकिन इनफैक्ट आप इस नोशन को इस सेंस में भी समझ सकते हैं जो हमने यहाँ पढ़ा। अरे f(x) की जगह f(x - a) करें तो क्या होता है, पूरा फंक्शन a यूनिट शिफ्ट हो जाता है। तो आप इसी को डेफिनेशन समझिए। अच्छा, ये वाला फंक्शन था, तो अगर आप x की जगह x - a रख रहे हैं तो क्या होगा, माना a अगेन पॉजिटिव है, फॉर सिंप्लिसिटी माना 2 है अगेन। ओके, तो h(x) अगर इतना है तो h(x - 2) कितना होता है, 2 यूनिट, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला फंक्शन होगा, ये h(x - 2) ये वाला है, ये स्टेप इस पे। और ऐसे ही अगर h(x + 2) की बात करते, a की जगह -2 होता तो इधर को शिफ्ट होता, ये है यूनिट स्टेप ही है, एक तरफ वैल्यू 0 होनी है, एक तरफ वैल्यू 1 हो रही है। ठीक है, यूनिट स्टेप का जंप होना है, यूनिट जंप होना है, इसलिए स्टेप है यूनिट के बराबर है। लेकिन किस पॉइंट पे होना है वो ये a की वैल्यू डिटरमिन करेगा। जंप आपका इस वाले पॉइंट पे होगा। इसको दूसरी तरह से भी याद रखने का एक तरीका है, दैट इज़ प्रॉब्ली आई शुड हैव रिटन हियर, बट लेट मी राइट इट हियर। ये जो h का आर्गूमेंट है, इस पूरे को हम आर्गूमेंट कह रहे हैं, x - a। जिस रीजन में ये आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा वहाँ ये फंक्शन +1 होगा, और जहाँ ये आर्गूमेंट नेगेटिव होगा वहाँ ये -1 होगा। ये इसके ज़्यादा क्लोज मैच करता है। x पॉजिटिव है तो 0, सॉरी x नेगेटिव है तो 0, और x पॉजिटिव है तो +1। यहाँ x की जगह आ गया x - a, तो सेम कंडीशन, आप a को इधर ले जाओ, x ग्रेटर देन a में +1, और सॉरी x लेस देन a में 0, नॉट दिस। ये तो आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है, पूरा आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन +1 है, और आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है तो दिस। और ठीक जहाँ पे x - a की वैल्यू खुद 0 के बराबर बनेगी, मतलब x = a, वहाँ पे आपको ये फंक्शन क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। ओके, और हमारे लिए तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, हम t स्पेस में इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब हमारे लिए तो ये a की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, हमारे पास ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी कि फंक्शन पीछे को ड्रैग हो रहा है, हमारे लिए फंक्शन आगे को ही ड्रैग होगा। ठीक है, a पॉजिटिव ही होगा। ओके, यस। अब ये क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया, वाई दिस फंक्शन। माना आप कोई फंक्शन है, अगेन ये आप टी स्पेस में सोच सकते हैं, या इन जनरल आप सोचिए कोई x है, ठीक है,
एफ एक्स है, और इस समय इस फंक्शन को मैंने एक्स इक्वल टू 0 से भी पीछे भी प्लॉट किया है। पीछे मैंने इस रीजन में फंक्शन का बिहेवियर सप्रेस कर दिया था। पर सोचिए ये ब्लू कर्व कोई फंक्शन है, नेगेटिव रीजन में ऐसा ऐसा कुछ है, पॉजिटिव, कोई जरूर नहीं ऐसा हो, कैसा भी हो, कोई जनरल आपका फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह उसको डिफाइंड है, आपने उसे प्लॉट कर रखा है। अब ये जो मैंने ब्लैक कर्व प्लॉट किया है ये है हीविसाइड स्टेप फंक्शन। एक्स इक्वल टू 0 से पीछे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, और अचानक एक्स इक्वल टू 0 पे इसमें यूनिट जंप आता है और उसके बाद इसकी वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, इसके और इसका यहाँ पे मैच कर रहा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नीचे हो सकता था, ऊपर हो सकता था, ये एक फंक्शन था एफ एक्स, और ये है यूनिट हीविसाइड स्टेप फंक्शन एच एक्स। तो अब सवाल ये है व्हाट इज़ एफ एक्स इंटू एच एक्स। जो आपको फंक्शन एफ एक्स गिवन था उसको अगर मैं हीविसाइड फंक्शन से प्लॉट करूँ, फंक्शन को फंक्शन से प्लॉट करें, नया फंक्शन मिलेगा। इस नए फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, एफ एक्स इंटू एच एक्स का ग्राफ कैसा आता है। हीविसाइड स्टेप फंक्शन कुछ भी नहीं करता है, या तो ये आपको 0 देगा या 1 देगा, बेसिकली यही तो करता है। तो जहाँ हीविसाइड स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 0 का है, अगर आप इस ग्राफ को दो अलग अलग रीजन्स में देखें, ये नेगेटिव रीजन में ये फंक्शन एफ एक्स तो जैसा भी था वैसा है, लेकिन हीविसाइड स्टेप फंक्शन यहाँ कितना है 0, तो 0 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव रीजन में, नेगेटिव मतलब एक्स जब नेगेटिव है उस रीजन में आपको मल्टीप्लाई करके कितना मिलने वाला है 0, मल्टीप्लाई करके मिल गया 0। एक्स इक्वल टू 0 से पीछे नेगेटिव एक्स रीजन में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन, अब ये जैसा भी था, ये कितना हाई या कितना लो या नेगेटिव कुछ भी था, इस 0 से मल्टीप्लाई होकर इसका असर यहाँ ख़त्म हो गया। इसीलिए मैंने सबसे पहले फिगर में ऐसा स्टार्ट किया था, हमारे लिए यही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। ओके दिस ये, और पॉजिटिव रीजन में क्या होगा, अरे पॉजिटिव रीजन में तो हीविसाइड स्टेप फंक्शन 1 के बराबर होता है, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो उतना ही रहेगी, तो यहाँ फंक्शन का बिहेवियर रिपीट हो जाएगा। तो मैंने जिस तरह से कोशिश की है बनाने की, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया होगा, ये फिगर और ये फिगर एक जैसा है पॉजिटिव रीजन में, यहाँ इससे आगे मैंने ऐसी ये, और इससे पीछे का मैं इसे ऐसे कह रहा हूँ, इससे पीछे इस एफ एक्स फंक्शन का तो कुछ बिहेवियर था, पर जब ये हीविसाइड फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके पीछे का फंक्शन बिहेवियर सप्रेस हो गया, ये सब जगह यहाँ 0 बन गया। ओके, तो ये कोई एफ एक्स था जो सब जगह मल्टीप्लाइड डिफाइंड था हर जगह, लेकिन अगर आपने इसे हीविसाइड स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस एच एक्स वो भी जिसकी पीक एक्स इक्वल टू 0 पे थी, तो क्या हुआ, ये जो न्यू फंक्शन है, मैं इसको पूरे को न्यू फंक्शन कह रहा हूँ एफ इंटू एच को, तो ये न्यू फंक्शन जो है इज़ 0 इन द रीजन एक्स लेस देन 0। एक प्रॉपर्टी तो ये है, एक्स लेस देन 0 रीजन में ये नया फंक्शन सब जगह 0 होगा। दूसरा, दिस न्यू फंक्शन इज सेम एज द ओल्ड फंक्शन इन द एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन, और एक्स इक्वल टू 0 से आगे एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ हीविसाइड फंक्शन कितना है 1 के बराबर। ओके दिस, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीविसाइड इस फंक्शन की प्रॉपर्टी आप यूज़ करें, एक्स लेस देन 0 रीजन में वो 0, यहाँ मैंने ऊपर नीचे रिवर्स कर दिए हैं। ठीक है, एक्स लेस देन 0 रीजन में ये 0 बनता है, तो ये जितना भी हो समथिंग इंटू 0 0, ये नया फंक्शन कुल मिला के इन दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन जो है यहाँ कितना बनेगा 0, और एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में ये 1 बनता है, तो इस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू जितना एफ एक्स की वैल्यू है वही ये। ओके, तो हीविसाइड फंक्शन। अच्छा, अब इसी सवाल का एक्सटेंशन करते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट फंक्शन में दोनों जगह एक्स की जगह एक्स माइनस ए ले आऊँ, एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए, ओके, ये फंक्शन कैसा दिखता होगा इसको समझने की कोशिश करें तो। ओके, आप दो तरह से इसे समझ सकते हैं। अगेन, अगर आप इस फंक्शन को समझ चुके हैं, ये क्वालिटेटिवली भी अगर आपने फिगर में भी समझ लिया, तो आप ये फंक्शन और इस फंक्शन को देखिए, इस पूरे को एक फंक्शन समझो, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ उसकी जगह, हर एक्स की जगह एक्स माइनस ए है, तो बेसिकली इस फंक्शन को आपने ओवरऑल ए यूनिट शिफ्ट कर दिया है। तो आप सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं, ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल मतलब अब मेरा ओरिजिनल से ही मतलब है, इस फंक्शन को अगर आप ए यूनिट्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर दें तो ये वाला फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ओके, इस रेड कर्व को तो अभी भूल जाओ, ये कर्व एक्स इक्वल टू 0 तक 0 था, और उसके बाद ये वाला बिहेवियर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये भी वही बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, लेकिन अब ये बिहेवियर एक्स इक्वल टू ए पे तक से पहले सब जगह 0 है, ये यहाँ पीछे सब जगह 0 था। आप जो मैंने आपको शिफ्टिंग बताया, शिफ्टिंग को आप ऐसे सोचिए, आपने इस पूरे ब्लू ग्राफ को ए यूनिट्स आगे खींच दिया है, तो अगर आप इसे ए यूनिट आगे खींच देंगे तो जो कहानी एक्स इक्वल टू 0 पे हो रही थी कि उससे पीछे फंक्शन 0 है, वो अब एक्स इक्वल टू ए से शुरू होगी। एक्स इक्वल टू ए से पीछे सब जगह फंक्शन 0, और इसका बिहेवियर जैसा भी है वो अब यहाँ से डिपिक्ट होगा, ये बस। ठीक है, अच्छा, ये रेड कर्व मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, अगर मैं इस फंक्शन को
हीवी साइड फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करता, तब शिफ्टिंग कैसे होती? शिफ्टिंग आप अकेले इसकी भी शिफ्टिंग की भी बात कर सकते थे, एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा? एफ एक्स का ग्राफ हमने ये माना था, अभी इसका जीरो वाला बिहेवियर, नेगेटिव रीजन का बिहेवियर हमने हीवी साइड से सप्रेस नहीं कर रखा है, ये बिहेवियर है, तो इसमें भी तो शिफ्टिंग कर सकते हैं। एफ एक्स का ग्राफ ये ब्लू कर्व है, तो एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा? अरे शिफ्टिंग का आइडिया तो इस पर भी अप्लाई होगा, ये पूरा ग्राफ ए यूनिट आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ मैंने ये दिखाने की कोशिश की, अगर ये पूरा ब्लू कर्व भी आगे खिसकता बिना हीवी साइड स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई किए बिना, तब क्या होता? इसका ये वाला पार्ट भी, नेगेटिव वाला पार्ट भी ए यूनिट आगे शिफ्ट होता है, ये वाला ग्राफ। तो ये, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने पिक्चर को कंप्लीट रखने के लिए आपके सामने, अगर आप केवल एफ एक्स को शिफ्ट करते तो आपको ये वाला कर्व जो ये पहले रेड और फिर ब्लू दिख रहा है, ये दिखता एफ एक्स माइनस ए। लेकिन अगर आपने फंक्शन को हीवी साइड फंक्शन से मल्टीप्लाई किया एफ एक्स एच एक्स, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ जीरो और पॉजिटिव रीजन में जैसा ये है वैसी। लेकिन अब आप इसे अगर शिफ्ट करें तो आपका रिजल्टेंट कर्व ये आएगा, ये वाला कर्व ए यूनिट आगे खिसक जाएगा। ओके, यस। या अगर आप इस तरह की डेफिनेशन सीधे यहाँ पे यूज़ करें तो आप इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस ए इंटू एच एक्स माइनस ए कितना है? एच एक्स माइनस ए जो है इसका शिफ्ट का पॉइंट जो है, इसका जंप का पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे है, एक्स इक्वल टू ए से पीछे ये जीरो है, एक्स लेस देन ए रीजन में ये जीरो बनता है, तो ये जितना भी हो मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा? जीरो। और एक्स ग्रेटर देन ए रीजन में ये बनता है 1 के बराबर। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मुझे ये चीज़ प्लॉट करनी है, अगर प्लॉटिंग के सेंस में सोचें, ये फंक्शन जो मुझे प्लॉट करना है, एक्स लेस देन ए में तो कुछ नहीं सोचना है, वहाँ तो सब जगह जीरो प्लॉट कर दो, ये जीरो ही तो किया है प्लॉट। और एक्स ग्रेटर देन ए रीजन में एफ एक्स नहीं प्लॉट करना है, एफ एक्स को ए यूनिट आगे खींच दो, किस रीजन में? एक्स ग्रेटर देन ए रीजन में। तो ये वाला ग्राफ जो है, इसको ए यूनिट आगे खींच के इसका पॉजिटिव वाला पार्ट प्लॉट किया है। ओके, तो आप किसी भी तरह से समझें, ये है कुल मिला के दिस। अब ये हीवी साइड और ये शिफ्ट और ये मैंने क्यों इतने डिटेल में बताए, क्योंकि जो दूसरा रिजल्ट है मैथमेटिकली तो बहुत सिंपल है प्रूव करना, लेकिन उसको आप बेटर अप्रिशिएट कर सकेंगे यूजिंग दीज ग्राफिकल नोशंस। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम कहते हैं द सेकंड ट्रांसलेशन और हीवी साइड्स शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये दोनों चीज़ों का फिजिकल सेंस क्या है, शिफ्टिंग का सेंस क्या है और हीवी साइड का आप एक फिजिकल एग्जाम्पल भी समझें तो वो है। पहले हीवी साइड की बात करते हैं। हीवी साइड स्टेप फंक्शन का नोशन क्या हो सकता है? माना आपका कोई सर्किट है, सिंपल एक सर्किट लीजिए, उसमें एक सेल और एक बल्ब है। ओके, एक ये बैटरी है, एक की है, और ये आपने लगाया एक बल्ब, और ये सिंपल एक सर्किट है। आप बल्ब की पोजीशन को देख रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो माना आप उसे जीरो मान रहे हैं, और बल्ब जब ग्लो करेगा तो आप उसे माना वन से ट्रीट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो 1 और नहीं फ्लो हो रही है तो 0। ओके, माना आपने स्विच जो है अभी ऑफ था, अभी स्विच ऑफ है तो सर्किट में करंट 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 0, और आपने t इक्वल टू 5 सेकंड पे, एक्सपेरिमेंट शुरू होने के माना 5 सेकंड बाद आपने अचानक स्विच ऑन किया, तो t इक्वल टू 5 सेकंड के बाद सर्किट में करंट कितनी हो गई? 1, या बल्ब क्या हो गया? ग्लो। तो अगर आप इस फंक्शन को दिखें, हाँ, तो ये एक्चुअल एक फिजिकल सिचुएशन जहाँ आप सोच सकते हैं, जहाँ हम किसी चीज़ को स्विच ऑन करते हैं, या इसकी अपोजिट सिचुएशन हो सकती है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ में आपको केवल ये करना है, एच एक्स की जगह माइनस एच एक्स, ये फंक्शन 0 होगा और बाद में हो जाएगा -1। ओके, तो उसको अप्रोप्रिएटली आप थोड़ा एडजस्ट करके कर सकते हैं दिस। तो जहाँ पे भी स्विचिंग टाइप की बात आती है, कोई फिजिकल फिनोमिना है जहाँ स्विच टाइप का ऑपरेशन, स्विच का मतलब आप मैकेनिकल स्विच ना सोचें कि हमेशा ऐसा ही है, जहाँ पे स्विचिंग जैसा कोई एक्शन आ रहा है, तो मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक यूजफुल टूल हो सकता है हीवी साइड स्टेप फंक्शन। ओके, दिस, तो हीवी साइड फंक्शन ये है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और रेज करूँगा, कोई भी फिजिकल सिचुएशन वैसे एक्चुअली ऐसी नहीं होती है। माना आप सर्किट में करंट देखें, सर्किट में करंट ऐसी नहीं हो सकती है कि इसका मतलब तो यह है उसी टाइम पे t इक्वल टू 5 सेकंड पे, माना ये सिचुएशन थी, t इक्वल टू 5 सेकंड पे करंट 0 भी है और 1 भी है। नहीं भाई, आप सर्किट में अगर एक अमीटर लगाएंगे तो वो करंट की एक ही वैल्यू तो रीड करेगा, मैं फ्लक्चुएशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक ही वैल्यू शो करेगा गिवन टाइम पे। तो एक्चुअली कभी भी फिजिकल सिचुएशन में आप जाएँ तो कोई भी चीज़ का चेंज इस तरह का होगा, पहले वैल्यू 0 थी माना, और 1 वैल्यू होने में उसे कुछ टाइम लगा। माना आपने t इक्वल टू 5 सेकंड पे स्विच ऑन किया, लेकिन सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, 0 से पहले 0.1 एम्पियर, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, और लास्ट में होते होते माना वो 1 एम्पियर पे सेटल हो गई, 0 से 1 हो गई। लेकिन ये होने में कुछ टाइम लगेगा। ये टाइम बहुत कम हो सकता है मिली सेकेंड हो, माइक्रो सेकेंड हो, नैनो सेकेंड हो, वेरी वेरी स्मॉल, 5 से 5.0001 सेकेंड के अंतर्गत करंट 0 से 1 हो गई। लेकिन
कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगता है करंट को बिल्डअप होने में। तो ये किसी भी फिजिकल सिचुएशन में आप इसे आपको ये सोचना चाहिए, एक्चुअली फिजिकली कहीं आपको कोई इस तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई देगी। फिजिकल फिनोमेना में कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उसको वो चेंज ग्रेजुअल होता है, वो फास्ट हो सकता है लेकिन वो चेंज ग्रेजुअल होगा, ओके, डिसकंटिन्यूस नहीं होता है। यस, लेकिन अगर माना जिस एक्सपेरिमेंट से आप डील कर रहे हैं वहाँ आप सेकंड तक के टाइम नोट कर रहे हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या सेकंड के 10वें हिस्से तक, और माना इस ट्रांजिशन को होने में 10⁻⁵ सेकंड लगते हैं, करंट को 0 से 1 बनने में माना 10⁻⁵ सेकंड। अब 10⁻⁵ सेकंड वैसे 0 नहीं है, पर जिस रेंज में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1 सेकंड या सेकंड के 10वें भाग तक, उसके मुकाबले टाइम इतना छोटा है कि आप इसको 0 मान सकते हैं। तब आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, तब आप कहते हैं इसको हम लगभग ये मान सकते हैं। तो ये आइडिया है हीविसाइड स्टेप फंक्शन का, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने शिफ्ट की बात की, शिफ्ट का भी मैं आपको एक फिजिकली एग्जांपल देता हूँ। मैं हीविसाइड में दे देता हूँ, फिर इसे आप जनरलाइज कर सकते हैं। माना आपने पहले t=5 पे स्विच ऑन किया, ग्राफिकली वो सिचुएशन ऐसी दिखती है, लेकिन बाद में आपने फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, पर अब की बार आपने t=7 पे अपना स्विच ऑन किया। तो अगर आप ग्राफ के सेंस में देखें, अरे वही ग्राफ है, लेकिन वो ग्राफ आपने 2 यूनिट इधर खिसका दिया। टाइम डिले, शिफ्टिंग का मतलब आप इस सेंस में सोच सकते हैं, सिग्नल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं उसके सेंस में, जो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, fx की जगह fx-a, अगर ये कोई सिग्नल है तो इस सिग्नल को आप a यूनिट देरी से भेज रहे हैं। जितना वो पहले जैसा सिग्नल जा रहा था, अब उसमें a समय बाद, अगर ये x माना t टाइम है, तो उतने समय बाद उस सिग्नल को आप भेज रहे हैं। बेसिकली ये आइडिया टाइम डिले, ओके। तो फिजिकली भी आपको नोशन होना चाहिए कि हीविसाइड और जो हम शिफ्ट या ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं वो किस सेंस में, फिर उसका फिजिकल सेंस क्या होता है, ओके। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने बेसिक रिजल्ट पे, जो मैं प्रूव करने के लिए ये सारे हमने मशीनरी सेटअप की है। माना कोई कैपिटल FT कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, से FS। अब एक नया फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कैपिटल GT, जो FT से हमने इस तरह से बनाया है, FT नहीं है, FT से एक नया फंक्शन बनाया है, इस तरह से इस GT को इस तरह से डिफाइन किया है। A कोई पॉइंट है और आप इसे पॉजिटिव सोचें, जब तक t हमारा a से कम है तब तक तो ये फंक्शन 0 है, और जब t a से ऊपर निकल जाता है तब ये फंक्शन FT नहीं FT-a के बराबर है, ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आइडिया यूज़ हो रहे हैं, कहीं तक 0 है और कहीं पे वैल्यू है। इसका मतलब हीविसाइड स्टेप फंक्शन के टर्म में शायद कुछ लिखा है, इनफैक्ट अभी मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन वैसे भी आप देखें कहीं तक 0 है, t=a तक, ये नया फंक्शन t=a तक 0 है, और t=a के बाद भी ये ऑलमोस्ट FT की तरह है, लेकिन a यूनिट उसे क्या कर रखा है, शिफ्ट कर रखा है। तो शिफ्टिंग और हीविसाइड दोनों को एम्प्लॉय करके मैंने एक्चुअली एक नया फंक्शन बनाया है, ओके। और ये आप इस लाइन और इस लाइन को कंपेयर करें, इसको स्मॉल f की जगह कैपिटल F सोचें, और x की जगह अगर आप t सोचें तो ये और ये एक ही चीज़ है, ये जो मेरा नया फंक्शन है। तो इनफैक्ट ये जो कैपिटल GT जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो फंक्शन ये है। अगर आप चेक करें, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। t<a वहाँ हीविसाइड फंक्शन 0 होता है, t<a ये 0 हो गया तो GT कितना हो गया, 0, और t>a रीजन में ये तो 1 बन जाता है, तो फंक्शन की वैल्यू बस, ओके। अगर आप पिछले फिगर के टर्म में सोचें, कोई फंक्शन था कैपिटल FT, अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म भूल जाओ, कोई कैपिटल फंक्शन था FT, ठीक है। अब क्या किया, ये नया फंक्शन GT कैसा है, ये उसी को हमने ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है, a यूनिट शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इस पुराने फंक्शन का कैसा बिहेवियर नेगेटिव रीजन में था वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेगेटिव मतलब t<a रीजन में, t<a रीजन में ये फंक्शन पीछे कुछ रहा हो, ये जो टेल मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन को आगे शिफ्ट कर दो a यूनिट्स, और केवल a से आगे का उसका बिहेवियर कैसा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जगह ये फंक्शन हीविसाइड के कारण कितना बन चुका है, 0। तो ये फिगर समथिंग लाइक दिस। तो तब अब जो लेकिन जो थ्योरम है वो थ्योरम ये कहती है, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये था, तो ये जो नया फंक्शन हमने जो काफ़ी आपको लग सकता है आर्बिट्रेरली कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन आप फिजिकल सिचुएशन के सेंस में सोचें, टाइम डिले और स्विचिंग दोनों चीज़ कर रखे हैं यहाँ। आपने सिग्नल कोई था सिस्टम का, उसको डिले भी कर दिया, डिले शिफ्ट, और हीविसाइड से वो सिग्नल भी आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्विच कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपने अप्लाई की, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फंक्शन है इस नए फंक्शन का g का, वो ये होता है।
इस ओरिजिनल एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके यस, अब की बार जो शिफ्टिंग है वो टी स्पेस में हुई है। जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी उसमें शिफ्टिंग एस स्पेस में होती है। टी स्पेस में एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाई होता है प्लस वाला, और एस स्पेस में शिफ्टिंग होती है। इस समय टी स्पेस में शिफ्टिंग है, टी स्पेस में शिफ्टिंग है और एस स्पेस में एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आ रहा है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है दिस। ओके, और इनफैक्ट जहाँ पे हमें रिजल्ट ज़्यादातर यूज़ करना पड़ेगा, इन्वर्स साइड से यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो जी टी के बराबर होता है, और जी टी है एफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए। ओके दिस, और फंक्शन एफ लेकिन आर्ग्यूमेंट टी की जगह टी माइनस ए इंटू हीवी साइड फंक्शन विद स्टेप एट एक्स इक्वल टी इक्वल टू ए। ओके दिस, तो इस तरह से रिजल्ट आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन का आप ढूंढ रहे हैं, अगर उसके साथ ई टू द पावर माइनस ए एस का फैक्टर एक्स्ट्रा हो तो फिर होता क्या है, द ओरिजिनल फंक्शन इज शिफ्टेड बाई ए अलॉन्ग टी। ओरिजिनल फंक्शन ए यूनिट शिफ्ट हो जाता है इन द टी स्पेस, और एंड ओनली द टी ग्रेटर देन ए बिहेवियर इज रेलिवेंट। ये हीवी साइड फंक्शन केवल टी ग्रेटर देन ए रीजन में इस शिफ्टेड फंक्शन का जो बिहेवियर है केवल उसको पिक करता है, क्योंकि उसी रीजन में 1 के बराबर है दिस। इन द टी लेस देन ए रीजन, टी लेस देन ए रीजन में हो सकता है नॉन जीरो हो, पर ये तो टी लेस देन ए रीजन में जीरो है, तो मैंने इसे ऐसे लिखा है, इन द टी लेस देन ए रीजन द वैल्यू इज सप्रेस टू जीरो। इसकी वैल्यू जीरो भी रही हो, इसको ये सप्रेस कर देता है। तो ओवरऑल लाप्लास इन्वर्स एफ एस का पता था, तो एफ एस के साथ अगर इतना एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाए तो आपको जो फंक्शन मिलेगा, बेसिकली आपको ये सोचना है ओरिजिनल फंक्शन जो एफ टी था उसको ए यूनिट आगे शिफ्ट कर दो, और ए से पीछे के रीजन में उसके बिहेवियर को जीरो कर दो। ये हो रहा है। ओके यस, प्रूफ बहुत सिंपल है। अगेन आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करो। इस नए फंक्शन जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ई टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, अब इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, एक 0 से ए तक और एक ए से इन्फिनिटी तक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीधे इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। टी लेस देन ए रीजन में ये फंक्शन सब जगह 0 है, ये इंटीग्रेशन टी के ऊपर है, और ये है 0 से ए तक। इस रीजन में ये वाला फंक्शन सब जगह 0 है। जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम करने निकले हैं वो 0 से ए तक 0 है, तो ये यहाँ से आपको 0 मिलने वाला है। आप चाहे तो जी टी जगह ये वाली डेफिनेशन रख के भी कर सकते हैं, चाहे ये या ये एक ही बात है। जी टी इतना है, अब ये हीवी साइड फंक्शन जो है 0 से ए तक के रीजन में सब जगह आपको 0 देने वाला है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना है। तो अब बचा केवल इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी तक का, और जी टी की अब वैल्यू रख दो टी ग्रेटर देन ए से इन्फिनिटी तक के रीजन में हर जगह ए से हम ऊपर हैं, एक्स इक्वल टू ए वाले पॉइंट से आगे हैं, एक्स नहीं टी, इस समय टी के टर्म में टी इक्वल टू ए वाले पॉइंट से आगे हैं, और टी इक्वल टू ए वाले पॉइंट से आगे अगर हूँ तो जी टी सिंपली कितने के बराबर है, एफ टी माइनस ए। तो इसमें जी टी की जगह एफ टी माइनस ए, एक्सपोनेंशियल फैक्टर मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे मैंने ऊपर करके लिखा है यस। ओके, ये वाला एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो रहेगा ही। तो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका जो है, जो कि हम इतने के बराबर प्रूव करना चाहते हैं, वो अभी इतना निकल गया। ओके, अब कुछ नहीं है इसके बाद, उसी लाइन को मैंने यहाँ रिपीट किया है। आप एक चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो, टी माइनस ए की जगह नया वेरिएबल, लेट्स से टी डैश। ओके, टी जैसा ही टी डैश, तो टी इक्वल टू टी डैश प्लस ए हो गया। यहाँ से आप डी टी निकालें, ए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डी टी बराबर डी टी डैश। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली ये है, ये इंटीग्रेशन को तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी सूरत में नहीं कह सकते हैं, एटलीस्ट अभी, क्योंकि इंटीग्रेशन ए से शुरू हो रहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन 0 से शुरू होना चाहिए। बाकी एक्सपोनेंशियल भी है, कोई फंक्शन भी दिख रहा है, लेकिन ये गड़बड़ है। लेकिन आप जो ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ये एक्चुअली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी 0 से इन्फिनिटी कर देगा। आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे टी बराबर ए है, टी बराबर ए, टी डैश वहाँ पे 0 है, और जहाँ टी बराबर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से ए अगर घटाओगे भी, कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, तो स्टिल टी डैश फिर भी कितना रहेगा, इन्फिनिटी। तो टी डैश के टर्म में अगर आप इस इंटीग्रल को कास्ट कर रहे हैं तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ये चेंज है केवल। बाकी ई टू द पावर माइनस ये टी की जगह टी डैश प्लस ए, और एफ टी माइनस ए की जगह एफ टी डैश। यहाँ 2 एक्सपोनेंशियल बनेंगे, एक ई टू द पावर माइनस एस टी डैश, लेकिन टी डैश के ऊपर तो इंटीग्रेशन है तो इसको तो अंदर रखेंगे। ई टू द पावर माइनस एस ए का फैक्टर, इस इंटीग्रेशन के लिहाज से एस भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये फैक्टर आगे बाहर। और बाकी जो आपके पास बचा ये फिर से एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर बट डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। इंटीग्रेशन का वेरिएबल डमी होता है, इसे अब चाहे इसे टी डैश लिखो चाहे टी लिखो, एक ही बात है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर कितना आ गया,
यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे। अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो जी टी, जो कि एक ऐसा फंक्शन था जो एफ टी के मुकाबले शिफ्टेड भी था और उसमें स्टेप फंक्शन का रोल भी आ रहा था, मतलब उस किसी टाइम तक वो स्विच ऑफ था और अचानक x इक्वल टू ए पे हमने उस सिग्नल को ऑन किया था, तो मिला के वो ये वाला जो फंक्शन होता है जी टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना बनेगा। ये जी टी है, जी टी को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। ओके, मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी आपको सेम थ्योरम पूछी जा सकती है, लेकिन ये प्रूफ सिमिलर हो गया। आप L को यहाँ ले जाओ, मतलब L इन्वर्स, इसका L इन्वर्स कितना हो जाएगा, इस फंक्शन के बराबर। तो ये दोनों चीज़ों का प्रूफ एक साथ हो रहा है, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है या इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है। ओके, दिस इस रिजल्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ ई टू द पावर माइनस ऐसे अगर एस स्पेस में हो, इस फंक्शन के साथ इतना अगर एक्स्ट्रा है तो बेसिकली आपको टी स्पेस में शिफ्ट मिलता है। अब टी स्पेस में वो शिफ्ट को मैंने डिटेल में नहीं लिखा है कि शिफ्ट भी होता है और हीवी साइड भी होता है, बट दिस ओके। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में टी स्पेस में एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और एस स्पेस में शिफ्ट मिलता है। ये इस समय एस स्पेस में एक्सपोनेंशियल फैक्टर है नेगेटिव और टी स्पेस में आपकी शिफ्टिंग होती है। ओके, सो दिस इज द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल में एक्चुअली 4 केस आएंगे। बेसिकली आपके डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रल हो, वो टी स्पेस में भी हो सकते हैं या एस स्पेस में भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें। 4 सिचुएशन कैसी आएंगी, माना एफ, कैपिटल एफ हमारा ओरिजिनल टी स्पेस के फंक्शंस हैं, तो आपको एफ डैश टी से भी डील करना पड़ सकता है। डैश का मतलब जो भी वेरिएबल है करस्पॉन्डिंग उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एफ टी के बजाय सवाल ऐसा हो सकता है, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है एफ के डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या एस स्पेस में जो फंक्शन मिला था विदाउट डैश स्मॉल एफ एस, वो नहीं, उसके डैश का, उसके डिफरेंशिएशन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। ओके, या ऐसी सिचुएशन इंटीग्रेशन के साथ भी आ सकती है। कैपिटल एफ टी कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, लेकिन अब कोई इस प्रकार का फंक्शन होगा, एफ टी नहीं, पहले एफ टी, या मैं उसमें वेरिएबल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कहीं से कहीं तक, अभी मैंने लिमिट्स नहीं रखी हैं, ऐसा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है। या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस तो पता है ये किसका होता है, लेकिन अब एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का कहीं से कहीं तक का इंटीग्रल, सवाल ये होगा ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है या ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब इस तरह के सवाल आएंगे, नहीं जी ये नहीं, इसका डैश, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, या ये नहीं, इसके डैश किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है। कहाँ से शुरू करें ताकि हम एफ एस पे नहीं पहुँचें, एफ डैश एस पे पहुँचें। शुरू से मेरा मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना। ओके, ऐसा ही सवाल इंटीग्रेशन में भी हो सकता है। तो ये 4 सिचुएशन आती हैं। इनफैक्ट ये चारों डील करनी ईजी हैं, लेकिन मेनली इसमें ये जो शुरू की 2 सिचुएशन है, इनके जो प्रूफ हैं ये इन दोनों के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, जिसे हम कहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है, लेकिन एफ टी का नहीं, उसके डेरिवेटिव का। ये वाला, ये फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट को फर्स्ट, फिर सेकंड डील करूँगा, सेकंड को ये ब्लू से पेन से 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी। ओके, इसे मैं कहूँगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ स्मॉल एफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और डेरिवेटिव तब आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ऐसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की कोशिश करेंगे और ये होगा इंटीग्रल ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था स्मॉल एफ है उसका इंटीग्रल। ओके, तो 4 है। तो सबसे पहली सिचुएशन ये है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये इम्प्लाइड है, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है तो इसके डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एल ऑफ एफ डैश ऑफ टी, वो इतना होता है एस टाइम्स ओरिजिनल एफ का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एक फैक्टर ये, और माइनस इसमें से कर दो ओरिजिनल फंक्शन, ये कैपिटल एफ है, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू 0 वाले पॉइंट पे ये। ओके, इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता था, इस एल की जगह में ये एफ एस भी लिख सकता था, स्मॉल एफ एस। ओके, एस टाइम्स स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ इवैल्यूएटेड एट द पॉइंट 0। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें एग्जैक्टली, ओके, कि मैथमेटिकल कंडीशंस वगैरह क्या होती हैं, ये है इफ़ एफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 एंड इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं कहा हमने, इसे कंटिन्यूस कहा।
एफ टी अगर सब जगह कंटिन्यूस हो, वो इसलिए क्योंकि डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर डिफाइन करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो यहाँ आप एफ डैश टी की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएशन प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीविसाइड स्टेप फंक्शन को देख लीजिए, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड डेरिवेटिव होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। हाँ, लेकिन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। किस ऑर्डर का? इनफैक्ट आप बाद में देखेंगे, वो सम ऑर्डर ए का। ओके, और एफ डैश ए पे हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, एफ तो इन कंडीशंस को ओबे करे और उसका जो डेरिवेटिव है जिसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में इंटरेस्टेड हैं, वो फंक्शन ऑफ क्लास ए हो। फंक्शन ऑफ क्लास ए का मतलब क्या होता है? पीस वाइज कंटिन्यूस भी होना चाहिए और किसी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी होना चाहिए। ओके, यस। तो तब ये रिजल्ट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, तब एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतने के बराबर होता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है। देन ये एग्जिस्ट करता है, पहली चीज़ तो ये, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पे साथ में वैसे मुझे ये भी लिखना चाहिए था, मैंने बाद में लिखा, फॉर सम एस ग्रेटर देन ए। आप हमेशा जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर जब होती है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव प्लेन जिसे हम कहते हैं, उसमें एग्जिस्ट करता है। तो कोई ए ऐसा होगा उसकी वैल्यू से ऊपर अगर एस की वैल्यू है, तब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। बट लेट्स गो अबाउट प्रूविंग इट। ठीक है, यस। प्रूफ बहुत सिंपल है, अगेन कुछ नहीं करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एलिमेंट्री डेफिनेशन से स्टार्ट करो। एफ डैश टी है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा? एफ डैश टी को e टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो। ओके, इसको बाई पार्ट्स आप इंटीग्रेट करें और बाई पार्ट्स में इसको सेकंड फंक्शन रखें, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अदर, सेकंड का इंटीग्रेशन आता है, तो ये एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी हो जाएगा। ओके, और उसके बारे में हमें कुछ पता है शुरुआत से कि हाँ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है वट एवर। तो अगर आप इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी, लिमिट्स रखनी पड़ेंगी 0 से इन्फिनिटी तक, इस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस एस का फैक्टर मिलेगा, फिर से एक्सपोनेंशियल रीजनरेट होगा, और एफ डैश टी का इंटीग्रल एफ टी, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अब ये जो टर्म है, पहले लोअर लिमिट पे देख लेते हैं। टी की जगह 0 रखा तो e पावर 0 1 हो गया, और f एट 0, कैपिटल F 0। ये टर्म 0 नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करेगा, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, ये स्टार्टिंग फंक्शन, इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे कितनी है? कोई जरूरी थोड़ी है वैल्यू 0 हो। आप इस फिगर को देखिए, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे 0 थोड़ी है, इतनी वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू है इसकी। ओके, बस ये लेकिन अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। t इक्वल टू इन्फिनिटी आपने रखा, s अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन डिके करेगा, लेकिन हो सकता है ये फंक्शन ग्रो कर रहा हो, लेकिन इसीलिए हमने ये कंडीशन रखी थी। ये जो f फंक्शन है, कैपिटल F फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का होना चाहिए, सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का ये फंक्शन होना चाहिए। तो अगर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का है, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की आप डेफिनेशन देखें, अगर हमारा जो ये डिकेइंग फैक्टर जो कि s से कंट्रोल होता है, अगर s a से ज़्यादा है तो ये फैक्टर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में 0 हो जाएगा। ये फंक्शन को डिके करने की कोशिश कर रहा है, डिके रेट s से कंट्रोल हो रहा है, और ये फंक्शन को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और इसका ग्रोथ रेट है a। अगर ये इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a है तो उसका मतलब यही है, इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट a है, जबकि ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल डिके s से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर s a से ज़्यादा पावरफुल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, s लेकिन अगर a से ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल क्वालिटेटिव शब्द है, मतलब अगर s ग्रेटर देन a है, तो तब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में ये फंक्शन 0 ही बनेगा, ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो इस फैक्टर को मैंने 0 रखा है, लेकिन यहाँ से ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आ रही है कि इफ़ f, ये कंडीशन f डैश पे नहीं है, ये f पे है। f जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का अगर फंक्शन है, तो s ग्रेटर देन a के लिए मैं इस टर्म को 0 रख सकता हूँ। तो वैलिडिटी क्राइटेरिया जो ये मिलता है हमें कि कब हमारा ये रिजल्ट वैलिड है, जिसको हम प्रूव करने निकले हैं, उसकी वैलिडिटी भी मिल रही है। भाई s जब ओरिजिनल फंक्शन f के एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से ऊपर होगा तो ये इससे आगे का रिजल्ट तब होल्ड करेगा। बाकी रिजल्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं है बचा अब इसमें। अपर लिमिट पे 0 हो गया, लोअर लिमिट पे सिंपली माइनस f एट 0, और यहाँ आप माइनस माइनस मिला के प्लस, और s इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है, और बाकी जो इंटीग्रल बचा ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही इंटीग्रल है, एफ टी के, इस ओरिजिनल वाले एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इस टर्म को अगर मैं पहले लिखूँ या से इसी फॉर्म में लिखें, ये हो गया माइनस एफ एट टी इक्वल टू 0, मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ लिखा है टी इक्वल टू 0, ओरिजिनल टाइम टी पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, ये वाला टर्म, प्लस एस टाइम्स, और इसको मैंने यही चीज़ तो हम प्रूव करने निकले थे, एस टाइम्स स्मॉल एफ एस, एस टाइम्स स्मॉल एफ एस माइनस एफ 0, एस टाइम्स स्मॉल एफ एस माइनस। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा। ओके,
डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पता है, पर अगर उसका डेरिवेटिव आपको कहीं पे नज़र आ रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ओरिजिनल फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको एक एक्स्ट्रा एस से मल्टीप्लाई करो और वो फंक्शन की वैल्यू t = 0 पे इवेल्युएट करके उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, डन, जॉब डन। ओके, इसी चीज़ को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, हमने ये तो देख लिया कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो एफ डैश टी का इतना होता है, लेकिन एफ डैश टी के बजाय अगर एफ डबल डैश टी हो, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन हो या ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन हो, तो उसके लिए भी एक बहुत सिंपल एक्सप्रेशन हमें मिलता है। ओके, लेंदी हो सकता है लेकिन सिंपल ही होता है वो। माना आप एफ डबल डैश या ट्रिपल डैश या इन जनरल एफ एन जो मैंने लिखा है इसका मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, कैपिटल एफ के n बार डिफ्रेंशिएशन किया है और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ढूंढ रहे हैं। तो पहले एफ डबल डैश टी को देखो, एफ डबल डैश टी होता है एफ डैश का एक और डैश, तो आप इस वाले रिजल्ट को यूज़ करो ना यहाँ, एफ डबल डैश डैश का एक और डैश, तो जहाँ एफ है उसकी जगह डैश आ जाएगा। इसी रिजल्ट को जो आप एक प्रूव कर चुके हैं उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसे में क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं पॉसिबली, यहाँ पे एफ डैश को आप जी लिख दो थोड़ी देर के लिए, तो आप इसे जी का डैश लिख दें, तो लेफ्ट हैंड साइड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश कितना होता है, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी माइनस जी एट जीरो, और जी की जगह आप फिर से एफ डैश रखेंगे, दिस होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस और अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी के लिए फिर से इसी रिजल्ट को यूज़ करो जो हमने पीछे निकाला है जस्ट अभी, जितने के बराबर होता है। तो आप टर्म्स को रीअरेंज करके प्रॉपर्ली लिखें, तो टर्म्स किस तरह के मिल रहे हैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लें। एस स्क्वायर ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओरिजिनल का सेंस आप समझ रहे होंगे, ये एफ एस जो है ये जब तक फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं किया था तब तक वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो ओरिजिनल से मेरा वो सेंस रहेगा। ठीक है, एस स्क्वायर दिस स्क्वायर क्यों आया, डबल, ठीक है, माइनस फिर ये टर्म्स का ऑर्डर देखिए, अभी केवल देखिए मैं थर्ड वाले में आपको इसको क्लियर करता हूँ। इसी चीज़ को अब मैं चाहूँगा आप इसे खुद करें, एफ ट्रिपल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालें तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। खुद इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था ओरिजिनल स्मॉल एफ एस, वो मल्टीप्लाई होता है एस क्यूब से, 3 पावर क्यों आई, 3 डिफरेंशियल, और उसके बाद के तीनों टर्म एक जैसे हैं। एक जैसे से मेरा मतलब क्या है, इसको यहाँ से देखने की कोशिश करो, पहले यहाँ से देखने की कोशिश करो। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ था, तो यहाँ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है इसी एफ का, लेकिन वो इवेल्युएट किया है हमने t = 0 पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू नहीं, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव, इससे एक कम डेरिवेटिव। और ये अगला टर्म कैसा है, ये टर्म इसके जैसा ही है, इसको इस तरह सोचो, यहाँ s की एक भी पावर नहीं थी और डिफ्रेंशिएशन 2 थे, इस टर्म में एक डिफ्रेंशिएशन कम हो गया, 2 के बजाय केवल एक डिफ्रेंशिएशन रह गया और एक s का फैक्टर आ गया। अगेन ये टर्म भी 0 वाले पॉइंट पे इवैल्यूएटेड है, 0 पे डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू, 0 पे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू, लेकिन s का एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। इसको आप डेफिनेटली मुझे ऐसा लिख देना चाहिए, s⁻0, इसके साथ s⁻0 है, इसके साथ डिफ्रेंशिएशन तो एक कम हो गया लेकिन s की एक पावर बढ़ गई, और अगले टर्म में एक और फिर यही चीज़ होगी, डिफ्रेंशिएशन पूरी तरह ख़त्म हो गया, एफ डैश की जगह एफ, लेकिन 0 वाले पॉइंट पे इवैल्यूएटेड है और एस की एक पावर और बढ़ गई। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये बेसिकली एक समीशन सीरीज से लिखे जा सकते हैं। तो अगर एफ 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन का आप सीधे सीधे अब आप वो लिख सकते हैं कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितने होने वाला है, एस क्यूब आएगा, एफ एस आएगा, ठीक है, और सबसे बड़ा टर्म जो होगा उसमें एफ ट्रिपल डैश होगा, 4 बार डिफरेंशिएशन यहाँ है तो यहाँ सबसे बड़ा टर्म जो है, सबसे बड़ा मतलब डेरिवेटिव वाइज F4, 4 से एक कम 3, F3, 3 बार डिफरेंशिएशन किस वाले पॉइंट पे, 0, और उसके साथ आएगा S0। अगले टर्म में 3 के रह जाएंगे 2 डिफरेंशिएशन, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, इन सारे टर्म्स के साइन माइनस होंगे, 3 के बजाय 2 डिफरेंशिएशन और S का एक फैक्टर, अगले में 2 के बजाय एक डिफरेंशिएशन, S का एक और फैक्टर S स्क्वायर, और लास्ट में फिर एक फैक्टर और आएगा। ओके दिस, तो आप चेक कर सकते हैं, इन टर्म्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये वाला। अगर आप f का nth डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं तो सिंपली ये टर्म तो ऐसा होगा, ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू s⁻n, और उसके अलावा एक समीशन सीरीज़ जिसको मैंने i इंडेक्स की मदद से लिखा है। i कोई इंडेक्स है जो 0 से लेकर n-1 तक वैल्यू लेगा और बाकी पार्ट ऐसा आएगा, हर टर्म माइनस है, ये यहाँ ये तीनों माइनस, यहाँ ये दोनों माइनस, ओके, यहाँ एक ही माइनस था, ये वाला, ये वो 0 पे जो इवैल्यूएटेड टर्म है ये वो वाला है, ठीक है। s की यहाँ एक पावर मल्टीप्लाई हुई,
यहाँ एस की 2 पावर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ एस की 3 पावर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ एस की n पावर मल्टीप्लाई हुई, और बाकी टर्म्स जो हैं एस पावर n माइनस 1 माइनस आई। इसको यहाँ से चेक करते हैं। आई की जगह सबसे पहले 0 होगा, आई की जगह 0। एस की सबसे ज़्यादा पावर जनरेट होगी n माइनस 1, वो ये वाला टर्म, जैसे इस केस में एस स्क्वायर या इस केस में ऐसा, ये वाला टर्म जनरेट होगा। और जब ये वाली एस की हाईएस्ट पावर आती है, हाईएस्ट पावर से मेरा मतलब है ये इस पावर से एक कमी होती है, अगर ये n टाइम्स है तो n पावर तो यहाँ आती है, और फिर इस वाले टर्म में एक पावर कम आती है। लेकिन इसमें f का कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, कैपिटल F का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, i की जगह 0 है। फिर i को आपने 1 बढ़ाया तो पावर तो एक कम होने लगती है, माइनस आई, माइनस के कारण पावर धीरे धीरे कम होगी, s की पावर अगले टर्म पे अगले टर्म पे अगले टर्म पे कम हो रही है, लेकिन f का उतने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है। i 1 होगा, f डैश 0। इस i का मतलब है कितनी बार कैपिटल F का डिफरेंशिएशन किया है, f डैश एट 0, i इक्वल टू 2 में f डबल डैश। तो ये ओके, तो बेसिकली ये रिज़ल्ट तो मैं क्रैम करने को भी नहीं कहूँगा, विद प्रैक्टिस वैसे ये भी दिमाग में बैठ जाता है, बट ये आपको प्रैक्टिस के साथ दिमाग में बैठाना भी है ये रिज़ल्ट। ओके, जिस भी फॉर्म में आप लिखें, LFT की जगह आप FS भी लिख सकते हैं, बट वट एवर वे यू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अब इससे आगे का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, कुछ अब नेक्स्ट होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो विद दैट आई वुड लाइक टू end this lecture. Thank you everybody.